के वफादार साथी साहिबजादा मोहम्मद अवैस नूरानी साहब के माइक पर तशरीफ लाए और लाड़काना में इस लाखों फर्जंदाने तौहीद से मुखातब हो साहिबजादा मोहम्मद अवैस नूरानी साहब। वक्त है सबको बताओ हमारा वक्त है सबको बताओ हमारा वक्त है सबको बताओ हमारा वक्त है सबको बताओ। वतन पर जालिमों की हाकिमियत है मिल्लत के लिए जिल्लत जिल्लत यहूदी और सलीबी काफिरों के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वाजिबुल एहतराम सदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अमीर जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब, वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा काशिफ रंधावा साहब, सियासी नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब, जनाब मोहतरम मौलाना अताउर रहमान साहब और वाजिबुल एहतराम बरादर मोहतरम जनाब राशिद महमूद सोमरो साहब, नासिर महमूद सोमरो साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, कायदीन, रुफ़क़ा और स्टेडियम में तशरीफ़ लाए हुए बुज़ुर्गों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे कबल आपने जो खिताबात सुने आज की इस सालाना शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस में, यकीनन आपके लिए ये एक रूहानी इज्तिमा और नज़रियाती और सियासी इज्तिमा है। आज डॉक्टर साहब को शहीद हुए 7 बरस से ज़ायद अरसा गुजर गया। इसी शहर में उनकी शहादत हुई और आप तमाम अहबाब की आंखों के सामने यकीनन वो मंजर आज भी आया होगा। शहादत के बाद डॉक्टर साहब को मस्जिद में शहीद किया गया। आम इंसान अपनी जिंदगी में बहैसियत के मुसलमान जुस्तजू और तलब करता है कि या अल्लाह ऐसी शहादत की मौत सबको नसीब अता फरमा। और ये भी बात आपके सोचने के लिए कि है कि डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो को ये मकाम हासिल हुआ, मगर जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको समझने की है। स्टेडियम में बैठे लोग इस बात पर जरूर गौर करें कि डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो को
मार दिया गया, शहीद करवा दिया गया। मगर जिन लोगों ने इसकी मंसूबाबंदी की, जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग करी और इरादा किया कि हमने इस मौलवी को गोलियां मार के शहीद करना है, वो आज इस खुले आसमान के नीचे देखे हैं। सीधे हाथ से देखो, डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो का नजरिया जिंदा है। उल्टे हाथ पे जाकर देखो, डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो का नजरिया जिंदा है। पीछे की तरफ देखो, जहां लोग कहते हैं हमारी शहीदों की कब्रिस्तान बने हुए, उधर से झांक के देखो और पीछे देखो, डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो का नजरिया वो आज भी उसी तरह जिंदा है और उसकी मिसाल इस स्टेडियम में आज मौजूद है। ये आपका एजाज और फख्र की बात है। 8 साल के बाद लोग जब जिनकी शहादतें हो जाती हैं भूल भाल जाते सब, मगर आपको ये एजाज हासिल है कि डॉक्टर साहब का नजरिया जो उन्होंने आपके दिलों में, गांव देहातों में जाकर दिया, ये आपके लिए एजाज है कि वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह जिंदा और कायम और दायम है और बढ़ गया मजीद अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका सेहरा यकीनन उनकी औलाद को जाता है कि उन्होंने उनके जाने के बाद मेहनत की, लगन से काम किया और अपने वालिद की रूह उनकी आज देख के यकीनन खुश होती होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तरह ये अबाबील और मेला और तमाम कारकुनान उसी तरह इसी जगह पे इज्तिमा में इकट्ठे हैं। आज पाकिस्तान में हालात आपके सामने हैं। आज दोपहर को 4:30 बजे इसी पाकिस्तान और इसी मुल्क का वजीर तिजारत, वजीर कॉमर्स अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद, जो इस मुल्क के अंदर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भूख और अफलास का जिम्मेदार है, वो आज लंदन में सबसे महंगी दुकान पर बैठकर शॉपिंग कर रहा है। यह है तब्दीली का नारा। और फिर बाद में हमसे यह कहा जाता है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और हम आपकी हर फन बात पर यकीन करते हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल यकीन करते हैं। आपका एक एक लफ्ज हमारे लिए काबिल एहतराम है जब आप कहते हैं कि हम सियासत के अंदर हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर गुमान और शक जब पैदा होता है जब आप जी के पास से एक आदमी खड़ा होकर कहता है अगला साल तो तब्दीली का साल है, और जब आप इस तब्दीली के नारे के पीछे खड़े होकर इस जानी, शराबी और चोर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो 22 करोड़ की कौम के हक की हुक्मरानी पे आप डाका मारते हैं। कल भी आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं था, आज भी आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर अगर आप अपने हुदूद से, आईने पाकिस्तान से तजावुज करेंगे तो हमारा आपका इख्तिलाफ बरकरार रहेगा। और ये लड़ाई हमारी तरफ से कभी नहीं रही। आपने पाकिस्तान की हर सियासी जमात को, पाकिस्तान की वो तमाम मजहबी जमातों को
मैप बनाकर, नक्शे बनाकर मैनेज किया। इलेक्शन से पहले आपने तरतीब दी कि कराची से लेके उबाड़ों तक किसकी हुकूमत बनेगी, उबाड़ों से लेकर अटक तक किसकी हुकूमत बनेगी, और अटक से लेकर फाटा, पिशावर और केपीके में किसकी हुकूमत बनेगी। हमने तय नहीं किया, आपने तय किया। आपने जमातों को तकसीम किया। R45 को आपने फॉर्म को चोरी किया। RTS का सिस्टम आपने डाउन किया। मुल्क और कौम के लोगों के हुकूक पर डाका तुमने डाला, और शिकवा और शिकायत हम सियासी जमातों से करते हो। 70 साल से जायद गुजर गए, घर से बाहर निकलो आज भी नाला फटा हुआ निकलता है। और सिंध, उसका हाल आपके सामने है। किसी सियासी जमात की बुराई करने की जरूरत नहीं है मुझे, और न किसी के ऊपर कीचड़ उछालने की जरूरत है। सब कुछ तुम्हारे सामने देखो, और फिर जमातें बनाते हो, जमातें खड़ी करते हो, तकसीम करते हो, ग्रुप बना के खड़ा करते हो। कभी मसलकी कार्ड के नाम पर कौम को तकसीम करते हो, दीन को तकसीम करते हो। कभी हल्फनामे पे रद्दो बदल करके गुस्ताखों को पैदा करते हो। कभी क्या क्या तमाशे इस मुल्क में लगाते हो। हासिल मान लो, तस्लीम कर लो कि तुम आज कल भी तुम्हारे मुकद्दर में शिकस्त थी, आज भी तुम्हारे मुकद्दर में शिकस्त है। हारे हुए घोड़े हो, बट्टे हो गए हो, वापस जाओ अपनी जगह पर। हक के हुक्मरानी की हुकूमत को आने दो, नियाजी को हटा के फेंको, फ्रेश फ्री फेयर इलेक्शन करा के दो इस मुल्क के अंदर। रोज तमाशा है इस मुल्क के अंदर, और फिर हमसे शिकायतें ओवरसीज पाकिस्तानी के नाम पर आपके वोटों के ऊपर डाका मारा जा रहा है। कौन सा ओवरसीज पाकिस्तानी? यानी ओवरसीज पाकिस्तानी का मतलब है कि तुमने जो मशीनें लगाई हैं, अब इंडिया में क्या अभिनंदन वो जो है वो वोट डालेगा तुम्हारे लिए? कौन वोट डालेगा ओवरसीज पाकिस्तानी में? ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम पर वोटों पर कब्जा करने की साजिश की गई है, और कौम अच्छी तरह जानती है, कौम भूली नहीं है। कौम जानती है बाजी की सिलाई मशीन और भैया की वोटिंग मशीन को अच्छी तरह जानती है। ये डाकू इनका टोला है, और इनके पीछे लॉरेंस अरेबिया के शिकस्त खुदा लोग बैठे हैं, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह करने का निजाम हाथ में रखा हुआ है। आज पाकिस्तान की तारीख में ऑडिट रिपोर्ट कोरोना वायरस की 2 साल की कोरोना वायरस की रिपोर्ट। कितने साल की? 2 साल की कोरोना रिपोर्ट में मैंने इल्जाम नहीं लगाया, हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट का हिसाब है 40 अरब रुपए का फ्रॉड इमरान खान एंड कंपनी ने किया है। ये कौमी खजाना नहीं है, ये क्या इमरान खान के बाप का पैसा था? और क्या तुम्हारे बाप ने इस मुल्क को बनाया था? जो तुम इस कौम के खून पसीने की कमाई लूटते रहो। और अफसोसनाक सबसे बात यह है, मैं किसी को पर जाती हमला नहीं करना चाहता, ना किसी का इस वक्त नाम लेना चाहता हूं। आज मीडिया भी परेशान है, और हो सकता है मेरा ये क्लिप बाद में चले। मीडिया परेशान है, हमारी आजादी छीन गई। मैं उन मीडिया एंकर्स और मीडिया हाउस पर बैठे हुए एंकर्स दलाल, जिन्होंने सियासतदानों पे पैसे लेके कीचड़े उछाली, आज तुम्हें अपना वक्त सामने याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यही मीडिया हाउस
15 साल से इसमें खरीदे हुए एंकर बैठकर इज्जतें लोगों की उछालते हैं, कीचड़ उछालते हैं, और आज जब पांव दुम पे पांव रखा है तो अपने हुकूक के लिए चीखें मार रहे हैं। और जब हम आपको उस वक्त कहते थे आप चले हमारे साथ, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ तहरीक का आगाज करेंगे, तब आपको एहसास नहीं होता था। आज जब आप पर खुद कदम लग गया है तो चीखें निकल रही है कि हमारा क्या होगा। आप भी, मैं उन तमाम साफी बिरादरी को कहता हूं, वकला बिरादरी को कहता हूं, इस मुल्क के अदीब, शायर, वकला, उस्तादा, ट्रेड यूनियन, जितने लोग हैं, आप तहरीक के अंदर अब शामिल हो जाएं और इस मुल्क के अंदर इस हुकूमत के खिलाफ बगावत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और इससे बड़ा कोई जिहाद नहीं है। जिहाद का मायना यह नहीं है कि आप क्लाशन को पकड़ के जिहाद करें, नफ्स का जिहाद है, बुरा जानो उसको, दिल से उसको बुरा कहो, यह भी जिहाद है इंशाअल्लाह। और ये जिहाद हम मुकम्मल करेंगे। आईने पाकिस्तान की हुदूद में रहकर ये जिहाद को हम मुकम्मल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ये सोचता है कि शायद वो भाग जाएगा, कौम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। बाबा रहमते तेरा बैंड बजेगा इंशाअल्लाह। तूने इस कौम के 22 करोड़ अवाम का खून चूसकर एक जानी और शराबी को दिया है। बाबा रहमते तू अपनी खैर बना, तुझे कोर्ट में भी रगड़ा लगेगा और तू पब्लिक में जब निकलेगा ये गरीब कौम तेरा गिरबान जरूर पकड़ेगी इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा चोर ये खुद साकिब निसार है, सबसे बड़ा चोर। 2018 25 जुलाई को जब इंतखाबात हुए, 2019 में प्रेस कॉन्फ्रेंस एपीसी हुई। एपीसी मैंने उसमें कहा कि ये सबसे बड़ा चोर है साकिब निसार। लोग मुझे कहने लगे यार इसका क्या करना है, आज साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आज साबित हुआ कि साकिब निसार की जिम्मेदार है। 2013-14 में पनामा का केस हुआ, मैंने कहा ये रत्ती का टुकड़ा है, ये सब शुगल लगाया हुआ है इस मुल्क के अंदर। निजाम की तब्दीली, सरमायादारों का कंट्रोल और आलमी दुनिया का पाकिस्तान को कोलैप्स करना, ये सब एक साजिश थी। जिस तरह एक भगोड़ा जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क को ठेके पे दिया हुआ था, इसी तरह उसका जानशीन इमरान खान इस मुल्क को किराए पे दे रहा है। आपको खुद सोचना पड़ेगा, ये वक्त बहुत कम रह गया है, ज्यादा टाइम नहीं है। अगला इलेक्शन आए या ना आए, मगर जहन बना के रखें कि ये निजाम नहीं चलेगा, ये निजाम काबिल कबूल नहीं है। 170 रुपए से ऊपर डॉलर है, गैस का बिल गरीब की पहुंच से दूर है, पेट्रोल की कीमतें आसमान की बुलंदी पे है। और पाकिस्तान में बैठा बेशरम वजीर आजम कहता है आपने घबराना नहीं है। डरो उस वक्त से जब तुम्हें गरीब माए और बहने की बददुआएं लगेंगी, जिनके चूल्हे तुमने बुझाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बना के कहता हूं तुम्हारा चूल्हा भी बुझेगा इंशाअल्लाह। कोई माफी नहीं होगी, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो सिसिलियन माफिया हो या वो कोई भी माफिया हो। कौम के हुकूक पर जो डाका मारेगा, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, कभी नहीं बच सकेगा। सबसे बड़ी अदालत मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन की, और उससे कोई नहीं बच सकता। और कौम सोचती है कि यार क्या होगा, कुछ नहीं होना है, आप मत परेशान हो। हम जहां 25 जुलाई के इंतखाबात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयानिया दिया था, हमने उसी बयानी के साथ 26 जुलाई से खड़े हैं।
उस 26 जुलाई के बाद हमारे बयानिए में, हमारे लफ्ज में, और हमने जो तय किया था उससे हम पीछे नहीं हटे। मगर कोई अहमक यह भी ना सोचे कि आप 70 साल से लोगों को पकड़ रहे। क्या पकड़ते हैं? तुमने फलाने की तौहीन करी, चलो भाई बंद करो। फलाने अफसर की तौहीन कर दी, फलाने जज साहब की तौहीन कर दी। और जो 70 साल से आप इस कौम की तौहीन कर रहे हैं, उसका हिसाब कौन लेगा? ये कौम भी तो पिस रही है, नहीं पिस रही? चीनी चोर आज वफाकी काबीना में मौजूद है, आटा चोर आज भी इस काबीना में मौजूद है। और पाकिस्तान की सबसे बड़े मंसूबे CPEC को तबाह करने में अगर कोई मकरू चेहरा है तो वो इमरान खान नियाजी का है। आप आज आपको बातें बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप आने वाले वक्त में हालात जो भी हो, तहरीक का आगाज 26 जुलाई से हो गया था और हमारा फॉर्मूला उस मीटिंग के अंदर जिसमें यह तय किया था कि हम पाकिस्तान में जो आने वाले असेंबली थी, मौलाना साहब ने उस मीटिंग में तमाम सियासी जमातों को कहा हल्फ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हम सब बैठ के पहले फैसला कर चुके थे। उस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल थी और उसमें यह फैसला किया था हल्फ नहीं उठाना चाहिए। मगर उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आया कि हमें हल्फ नहीं उठाना चाहिए। अब अगर आप उस वक्त हल्फ नहीं उठाते, 150 से ऊपर लोग असेंबली में हल्फ नहीं उठाते, 150 से ऊपर लोग पंजाब असेंबली में हल्फ नहीं उठाते और दूसरे सूबों में भी हल्फ नहीं उठाते, तो दुनिया को पैगाम जाता कि ये मुल्क, पाकिस्तान के गयूर मुसलमान इस असेंबली के अंदर बैठे हुए लोगों को जो बिठाए गए उनको कभी तस्लीम नहीं करती। मगर वो फैसला लोगों ने नहीं माना। उस वक्त शायद क़यादत ने सोचा होगा यार ये मौलाना साहब का शायद कोई अपना एजेंडा होगा। अब जब खुद डंडे पड़ रहे तो चीख पुकार कर रहे हैं, कहते यार ये क्या हो गया। अब इसको उतारने के चक्कर में लोग अपनी तवानाइयां लगा रहे हैं। मगर मेरा तज्जिया जाती यह है, ये जाएगा मगर जिल्लत और रुसवाई से ही एक बड़ी मिसाल कायम करके जाएगा। जलील होकर और रुसवा होकर इस मुल्क से जाएगा। मगर हमें आज इस स्टेज से दो चीजों का ऐलान करना चाहिए। एक, साकिब निसार को फौरी तौर पर ECL पर डाल गए ताकि उसका एहतसाब हो सके। कोई सुप्रीम कोर्ट का साबिक जज जिसने इस इलेक्शन को चोरी करा, उसको अदालत के अंदर बुलाकर उसका हिसाब लेना चाहिए। डैम फंड के नाम पर साकिब निसार ने इस कौम को डैम फूल बनाया, उसको अदालत में बुलाकर उसका हिसाब होना चाहिए। और साकिब निसार साहब, आपसे एक हिसाब और भी लेना है। वो जहां बोतलें बनती हैं, आपने कहा था वहां शहद तैयार होता है, उसका भी हिसाब लेना है आपसे। वो नहीं भूले। जहां जहां तुमने कौम को नुकसान पहुंचाया है, अज़ियतें दी हैं, तुम्हारा हिसाब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हुए तमाम दोस्त, रुफ़क़ा, उलमा और मशाइख, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और हमारा आपका आना जाना सब कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
इत्तिहाद को कायम और दायम फरमाए और मुल्क में सही मानों में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज और मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।